तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका। सब लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। दिस इज़ पार्ट 2 सेकेंड वीडियो है ये। मैंने सब वीडियो को पार्ट में कर दिया था, अब सब में यहीं चलेगी। आप लोग जाके देखिए वीडियो। बाकी वीडियो मेरे पिछले व्लॉग में थी। ये है दूसरा व्लॉग, ये जाकर देखिए और इन्जॉय करिए। One hour later. पुराना इतिहास दिखाती है, जब दुनिया में देवताओं का वजूद नहीं था तब सब पर क्रोनोस की हुकूमत थी। वो इतना बेरहम था कि अपने ही बच्चों को निगल जाता था, पर उसके 3 बेटे ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस किसी तरह बच निकले। उन्होंने मिलकर क्रोनोस को मौत के घाट उतारा और उसके शरीर के टुकड़ों को टार्टरस यानी पाताल के सबसे निचला हिस्से में दफना दिया। वो रूह आगे एक खौफनाक भविष्यवाणी सुनाती है। क्रोनोस वापस लौटेगा और उसे सिर्फ उन 3 देवताओं का बेटा ही हरा पाएगा। अगर वो बेटा नेक हुआ तो दुनिया आबाद हो जाएगी, लेकिन अगर वो बुरा निकला तो पूरी कायनात बर्बाद कर देगा। और इस जंग से पहले उस वारिस का 20 साल का होना जरूरी है। कायरोन पर्सी को बताते हैं कि उन तीनों देवताओं के बच्चों में सिर्फ पर्सी ही जीवित है, यानी पूरी दुनिया की किस्मत अब पर्सी के हाथों में है। एनाबेथ और ग्रोवर पेड़ को बचाने का रास्ता खोज निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि सिर्फ गोल्डन फ्लिस ही उस पेड़ को पुनर्जीवित कर सकती है, लेकिन वो फ्लिस मॉन्स्टर्स के समंदर में है, जिसे इंसान बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। मिस्टर डी एनाबेथ के इस नेक आइडिया को अपना बताकर सबको सुनाते हैं और इस खतरनाक मिशन के लिए क्लेरिस को चुनते हैं। पर्सी और एनाबेथ जानते थे कि क्लेरिस अकेले ये नहीं कर पाएगी, इसलिए वो रात के अंधेरे में खुद मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ टाइसन भी जिद करके शामिल हो जाता है, क्योंकि फ्लिस की रखवाली एक साइक्लोप ही कर रहा था। टाइसन की एक आंख से लोग न डरें, इसीलिए एनाबेथ उसे एक जादुई परफ्यूम देती है, जिससे उसका चेहरा इंसानों जैसा हो जाता है। फ्लोरिडा पहुंचने के लिए एनाबेथ एक जादुई सीटी बजाकर भूतिया टैक्सी बुलाती है। टैक्सी में 3 अजीबोगरीब चुड़ैलें थीं, जिनकी अपनी कोई आंख नहीं थी। वो तीनों मिलकर एक ही आंख का इस्तेमाल कर रही थीं। टैक्सी की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि पर्सी को लगा आज उनकी आखिरी रात है। पर्सी उन्हें आंख फेंकने की धमकी देकर भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। एक चुड़ैल चीख कर कहती है, तुम 20 साल से पहले नहीं मर सकते, ये किस्मत में लिखा है। वो पर्सी को कुछ रहस्यमयी नंबर्स बताती हैं और कहती हैं कि समय आने पर ये तुम्हारे काम आएंगे। अचानक टैक्सी का मीटर इतनी तेजी से भागता है कि एनाबेथ के पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वो गुस्सैल चुड़ैलें उन्हें बीच रास्ते में यानी वॉशिंगटन डीसी में ही उतार देती हैं। पर्सी और उसके साथी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक कुछ अनजान साए हमला कर देते हैं और ग्रोवर को अगवा करके गायब हो जाते हैं। पर्सी तुरंत समझ जाता है कि ये ल्यूक की चाल है। ल्यूक भी गोल्डन फ्लीस की तलाश में है और उस तक पहुंचने के लिए उसे एक सेटर की जरूरत थी, इसीलिए उसके आदमियों ने ग्रोवर को किडनैप कर लिया। पर्सी तय करता है कि ग्रोवर को बचाने का इकलौता रास्ता ल्यूक तक पहुंचना है। एनाबेथ उन्हें ओलंपिक पार्सल शॉप ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात हर्मीस से होती है, जो ल्यूक के पिता और देवताओं के संदेशवाहक हैं। हर्मीस उन्हें अपनी दुकान के उस गुप्त हिस्से में ले जाते हैं जहां जादुई पार्सल पैक किए जा रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा ल्यूक गलत रास्ते पर है, तो वो अपनी जादुई छड़ी के सांपों को ल्यूक का पता लगाने का हुक्म देते हैं। हर्मीस उन्हें 2 नायाब तोहफे देते हैं, एक जादुई बोतल जिसके अंदर विनाशकारी तूफान कैद था और एक जादुई टेप जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही गायब कर सकती थी। हर्मीस आगाह करते हैं, इस बोतल का ढक्कन सोच समझकर खोलना ये सफर आसान नहीं होगा। सांपों से पता चलता है कि ल्यूक एक आलीशान योट पर सवार है जो समंदर के बीचों बीच है। किनारे पर पहुंचकर उनके पास कोई नाव नहीं थी। तब टाइसन अपने पिता पोसाइडन को पुकारता है, पिताजी, हमें कैंप को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तभी लहरों को चीरता हुआ एक हिपोकैम्पस वहां आता है, जो आधा घोड़ा आधा मछली था। उसकी सवारी करते हुए वो तीनों कुछ ही देर में ल्यूक की यॉट तक पहुंच जाते हैं। वो चोरी छिपे अंदर तो घुस जाते हैं, पर क्रिस उन्हें पकड़ लेता है। वही क्रिस जो कभी उनके कैंप में था, पर अब ल्यूक का वफादार बन चुका था। ल्यूक उनके सामने अपना खौफनाक मकसद जाहिर करता है। वो उन्हें क्रोनोस का ताबूत दिखाता है और कहता है, मुझे वो फ्लीस चाहिए ताकि मैं क्रोनोस को दोबारा जिंदा कर सकूं। जिस तरह इन देवताओं ने अपने पिता क्रोनोस को धोखा दिया था, मैं भी इन देवताओं को खत्म करूंगा और ओलंपिया का नामो निशान मिटा दूंगा। वो उन तीनों को यॉट की जेल में डाल देता है। कैद खाने में पर्सी की नजर अपने बैग पर पड़ती है जो बाहर लटका हुआ था। पर्सी अपनी समुद्री शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे यॉट तेजी से डगमगाने लगती है और बैग नीचे गिर जाता है।
पर्सी उस जादुई टेप को सलाखों पर लगता है और रास्ता साफ हो जाता है। भागते वक्त क्रिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर पर्सी और क्रिस के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पर्सी उसे पानी में फेंक देता है और एनाबेथ ऑफ टायसन को लाइफ बोट तैयार करने को कहता है। टायसन से गलती से नाव का इंजन पानी में गिर जाता है। तभी एनाबेथ को हर्मीस की दी हुई जादुई बोतल की याद आती है। जैसे ही वो बोतल का ढक्कन खोलती है, उसमें से तूफान की ताकत वाला पानी निकलता है जो लाइफ बोट को रॉकेट की रफ्तार से आगे धकेल देता है। पर्सी भी अपनी लहरों पर सवार होकर ल्यूक को पीछे छोड़ते हुए बोट में आ पहुंचता है। अब उनकी मंजिल थी मॉन्स्टर्स का समंदर। सफर के दौरान टायसन का जादुई परफ्यूम खत्म हो जाता है और उसकी असलियत फिर से सामने आ जाती है। एनाबेथ अब भी टायसन पर शक करती है और पर्सी से कहती है, पर्सी, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद कभी एक साइक्लोप पर भरोसा नहीं करती। पर्सी खामोश रहता है क्योंकि उसे पता था कि इस खतरनाक समंदर में टायसन ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। पर्सी टायसन का बचाव करते हुए कहता है, वो इतना भी बुरा नहीं है एनाबेथ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें साइक्लोप्स से इतनी नफरत क्यों है। एनाबेथ की आंखों में पुराना दर्द छलक आता है। वो बताती है, पर्सी, तुम वो नहीं जानते जो मैंने झेला है। बचपन में जब मैं और थालिया कैंप की तरफ आ रहे थे, तब साइक्लोप्स ने ही हम पर हमला किया था। हमें बचाने की खातिर थालिया ने अपनी जान कुर्बान कर दी और वो उस पेड़ में तब्दील हो गई। मेरे लिए वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, मेरी दोस्त का कातिल है। ये सुनकर पर्सी खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि एनाबेथ का गुस्सा जायज है। तभी वो बरमूडा ट्रायंगल यानी मॉन्स्टर्स के समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अचानक जादुई बोतल टायसन के हाथ से छूटकर गिर जाती है और नाव की रफ्तार थम जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, समंदर की लहरों के बीच विशाल शार्क जैसे पंख दिखाई देते हैं। लेकिन वो शार्क नहीं, बल्कि एक खौफनाक समुद्री मॉन्स्टर क्रिप्टिस था। वो अपना विशाल मुंह खोलता है और एक भयंकर भंवर पैदा करता है। पर्सी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर इस शापित समंदर में उसकी शक्तियां जवाब दे देती हैं। देखते ही देखते उनकी नाव क्रिप्टिस के पेट में समा जाती है। मॉन्स्टर के पेट के अंदर उन्हें क्लेरिस मिलती है, जो अपनी पुरानी जंग खाए हुए जहाज और जोम्बी सैनिकों के साथ वहां फंसी हुई थी। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। मॉर्टर यानी मॉन्स्टर का पाचन रस सक्रिय हो चुका था, जो धीरे धीरे सबको गलाने वाला था। पर्सी एक साहसी योजना बनाता है। हमें इस मॉन्स्टर के पेट में छेद करके बाहर निकलना होगा। वो जहाज की भारी तोप के पास जाता है और सीधे क्रिप्टिस के पेट पर निशाना साधता है। एक जोरदार धमाका होता है और वो छेद के रास्ते आजाद होकर फिर से समंदर की सतह पर आ जाते हैं। अब सवाल था कि आगे कहां जाना है। तभी पर्सी को पानी की लहरों पर वही जादुई नंबर कोऑर्डिनेट्स चमकते हुए दिखते हैं जो चुड़ैलों ने बताए थे। वो चिल्लाता है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ना होगा। वही गोल्डन फ्लीस और पॉलीफेमस है। वो एक वीरान टापू पर पहुंचते हैं जहां कभी गोडेस सर्सी का आलीशान अम्यूजमेंट पार्क हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा और तबाही थी। वो सब चुपके से एक गुफा में दाखिल होते हैं जहां उन्हें ग्रोवर मिलता है। ग्रोवर ने अपनी जान बचाने के लिए एक साइक्लोप का भेष बना रखा था और अंधा पॉलीफेमस उसे पहचान नहीं पा रहा था। पर्सी एक शानदार चाल चलता है। ग्रोवर पॉलीफेमस का ध्यान भटकाता है और पर्सी बिजली की फुर्ती से उछलकर पॉलीफेमस के कंधे से गोल्डन फ्लीस छीन लेता है। पॉलीफेमस को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो टायसन को एक जोरदार धक्का देता है, जिससे टायसन गुफा से बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो सब पॉलीफेमस को गुफा के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें लगा कि मिशन पूरा हो गया, लेकिन तभी वहां ल्यूक अपनी सेना के साथ आ धमकता है। ल्यूक बड़ी बेरहमी से गोल्डन फ्लीस की मांग करता है। पर्सी के मना करने पर ल्यूक एक क्रॉसबो से तीर चलाता है, लेकिन टायसन पर्सी के आगे आकर वो तीर अपने सीने पर झेल लेता है और जख्मी होकर गहरी खाई में गिर जाता है। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने खोता देख पर्सी का दिल टूट जाता है। ल्यूक उन सबको पकड़कर एक रोलर कोस्टर के खंभे से बांध देता है। हताश होकर पर्सी कहता है, शायद भविष्यवाणी सच हो रही है, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। लेकिन एनाबेथ उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, पर्सी, तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे, तुम हमारे लीडर हो, उठो और लड़ो। जैसे ही ल्यूक क्रोनोस को जिंदा करने के लिए उसके ताबूत पर फ्लीस रखता है, पर्सी के अंदर एक नई ताकत जागती है। वो चालाकी से अपनी जादुई तलवार निकालता है और सबकी रस्सियां काट देता है। अब बारी थी आखिरी मुकाबले की। जैसे ही ताबूत पर गोल्डन फ्लीस रखी जाती है, वो तेज रोशनी से जगमगाने लगता है। ल्यूक और पर्सी के बीच तलवारों की जंग छिड़ जाती है। पर्सी फ्लीस को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक की ताकत उस पर भारी पड़ रही थी। तभी एक करिश्मा होता है। टायसन वापस आ जाता है। जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो पानी की शक्तियों की वजह से फिर से ठीक हो गया था।
पर्सी अपने भाई को जिंदा देख खुशी से उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और सदियों से कैद क्रोनोस आजाद हो जाता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जुड़ने लगता है। ल्यूक बड़ी शान से कहता है, दादाजी, मैं आपका पोता हूँ, मैंने ही आपको आजाद किया है। पर बेरहम क्रोनोस ल्यूक की बात सुनने के बजाय उसे एक ही झटके में निगल जाता है और फिर ग्रोवर को भी अपना निवाला बना लेता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली गोट एंड बॉयज़ डिबॉयज़ वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।